नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरे बारे में और अधिक आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे सोशल मीडिया लिंक से जान सकते हैं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की का पार्ट 2 देखेंगे, यानी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 देखेंगे, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में पोषण। पिछले क्लास में हमने देखा था कि पादपों में पोषण, इस बार हम जंतुओं में पोषण देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम एमसीक्यूज़ देखेंगे और एमसीक्यूज़ के थ्रू ही जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हम आपको बताते चलेंगे और जहाँ ज़रूरत हो, संभव हो, हम हिंदी शब्दों को भी आपको बता देंगे, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और ऐसे साइंस जैसे विषय हिंदी में ही ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ना ही ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि हिंदी के जो शब्द होते हैं, वो और भी जटिल होते हैं और कभी-कभी वो जो इंग्लिश के शब्द होते हैं, वही हिंदी के ही शब्द होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो फ्रॉम 1 टू 4 आर सम ऑफ द फूड आइटम्स। यहाँ कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए हुए हैं, जो है बोल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, यानी उबलाया हुआ और मिसा हुआ पोटैटो, जिसको हम पीस देते हैं पोटैटो को चोखा बनाने के लिए, वो पोटैटो, आलू। और उसके बाद है ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज, आप लोग जो लोग ग्लूकोज पीते हैं उन लोग को पता ही है ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या होता है। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड जो मक्खन लगा खाते हैं, एक एक जो होता है उसका टुकड़ा, उसको एक स्लाइस कहते हैं। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। तो इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। मतलब इन चारों में से किसके साथ आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, अ, नीला काला कलर मिलेगा, जब इसको आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाएगा। तो इससे पहले आपको एक टेस्ट को समझने की जरूरत है, जिसको आयोडीन स्टार्च टेस्ट कहते हैं। तो आयोडीन स्टार्च टेस्ट में क्या होता है कि जब आयोडीन को स्टार्च के साथ मिलाया जाता है, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। कहने का मतलब है कि जिस खाद्य पदार्थ में स्टार्च होगा, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा अगर उसमें आप आयोडीन डालेंगे। तो यहाँ एक प्रयोग दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि इसमें जो है, इसमें उबाला हुआ चावल डाला हुआ है, यानी बॉइल्ड राइस डाला हुआ है, जिसको भात भी कहते हैं। और इसमें डाला हुआ है उस बॉइल्ड राइस को, यानी उबाले हुए चावल को मुँह में 3-4 मिनट पीसने के बाद अपने मुख में, उसके बाद इसमें डाला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें डालते हैं आयोडीन, तो ये नीला काला कलर देता है, और जब इसमें डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चावल जो आपने इसमें डाला, बॉइल्ड राइस जो चला पका के, उसमें स्टार्च था, इसीलिए वो काला नीला हो गया। लेकिन इसमें क्या था कि जब हम चावल को चबाते हैं, तो हमारे अ मुख में लार ग्रंथि होती है, जिसमें से लार निकलता है, जिसको इंग्लिश में सेलिवा कहते हैं, और सेलिवरी ग्लैंड से सेलिवा निकलता है। तो ये सेलिवा जो है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसको पचाने से हमें एनर्जी मिलता है। तो ये काम सेलिवा करता है हमारे मुख में। तो जब ये ग्लूकोज में बदल जाता है, तो ग्लूकोज के साथ आयोडीन की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ आयोडीन कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। और ये हुआ मस्टर्ड ऑयल। तो ये मस्टर्ड ऑयल जो होता है, वो ऑयल जो होता है, वो फैट होता है। तो फैट के साथ भी आयोडीन की ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं होता है। तो स्टार्च होता है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, यानी आलू में आपको स्टार्च मिलेगा, और आपको ब्रेड में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलेगा, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ 1 और 3। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। Which of the following pairs of teeth differ in structure but are similar in फंक्शन? तो इससे पहले आप टीथ को समझ लें कि दांतें कैसे होती हैं। तो यहाँ देख लें कि ये 4 प्रकार की दांत होती है हमारे मुख में। पहला जो होता है, पहले ये तीनों दांत जो होते हैं दोनों साइड, इन्हें हम मोलर कहते हैं। और इसके बाद जो ये दोनों होते हैं, इसके बाद वाले, इन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं। और इसके बाद आता है कैनिन, जो ये दांतें होती हैं बड़ी नुकीली होती हैं, इन्हें
कैनिन कहते हैं, और बीच में ये 4 दाँतें होती हैं जिनको इंसिज़र कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दाँत होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि वो 2 प्रकार के दाँतों को बताइए, टीथ को बताइए, जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन काम एक होता है। तो आप देखिए इन चारों का काम एक ही है। आप खाना खाते होंगे तो पता ही है कि इससे आप क्या यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर देखिएगा थोड़ा अलग है नीचे से। तो हमारा उत्तर होना चाहिए मोलर और प्रीमोलर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मोलर और प्रीमोलर है, जो स्ट्रक्चर में थोड़े अलग होते हैं लेकिन काम एक ही करते हैं। रीड केयरफुली, चलिए अगला प्रश्न। रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी इनमें से ऑर्गन्स के उन कॉम्बिनेशंस को बताना है जो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन नहीं करते, यानी भोजन को पचाने का कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि जब हम भोजन को खाते हैं, इधर से हम ग्रास नली से इसको कहते हैं, या जिसको बुक्कल कैविटी कहते हैं, ये जो बीच स्पेस होता है हमारे दाँतों के बीच जो स्पेस होता है उसको बकल कैविटी कहते हैं। इसका उपयोग हम चबाने में करते हैं भोजन को, और इसके इधर ही हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुँह में ही, जिससे सैलिवा यानी लार निकलता है, जिसको लार ग्रंथि भी कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड को। और उसके बाद ओसोफेगस होता है, ये जो पाइप होता है जिसमें भोजन यहाँ के बाद जाता है, उसको ओसोफेगस कहते हैं। तो यहाँ कोई पाचन, कोई एंजाइम नहीं निकलता है। तो यहाँ कोई डाइजेस्टिव फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये आ जाएगा कि ये डाइजेस्टिव फंक्शन कोई नहीं करता है। तो अगला है, जब ये भोजन इधर अमाशय में जाता है यानी स्टोमक में जाता है, तो यहाँ भी बहुत तरह के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, और इससे जुड़ा होता है यकृत यानी लीवर, जो वहाँ से भी एंजाइम निकलते हैं। गैल ब्लैडर से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन में मिलकर विभिन्न प्रकार से उनको पचाने का काम करते हैं। कोई फैट को पचाता है, कोई प्रोटीन को पचाता है, इस तरह से काम होता है। फिर इसके बाद अग्नाशय आता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी भोजन को, यहाँ भी से भी कुछ एंजाइम निकलता है, इंसुलिन जैसे, जो प्रोटीन और फैट को पचाते हैं, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आँत से गुजरता है, जिसको क्षुद्रांश भी कहते हैं। तो ये लगभग 7 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है। समझिए कि एक मनुष्य की जो हाइट होती है लगभग 1.5 से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो ये साढ़े 7 से ज़्यादा मीटर का होता है। तो समझिए कि ये कितना लंबा होगा, और इससे पूरा भोजन गुजरता है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो हाइट होती है लगभग, वो 1.5 मीटर से थोड़ा अधिक होती है, लेकिन ये 60 मीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है। तो ये बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद भोजन बड़ी आँत में जाता है। तो ध्यान रखिए कि छोटी आँत में भी कुछ पाचन की प्रक्रिया होती है, जिसमें इसमें विली होता है, वो हम आपको बाद में बताएँगे कि ये भोजन को कैसे अवशोषित करता है। और उसके बाद जो भोजन यहाँ से नहीं पच पाते हैं, वो बड़ी आँत में चले जाते हैं, ठीक? तो बड़ी आँत में भी कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, वो नहीं पचे हुए भोजन को ये इधर ट्रांसफ़र करते हैं और रेक्टम में जमा करते हैं। और रेक्टम में भी कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, बस यहाँ उत्सर्जन की क्रिया होती है, भोजन को निकालने की क्रिया होती है, जो एनस के द्वारा निकल जाता है, जिसको गुदा मार्ग भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रक्रिया चलती है। तो आपने इसमें देखा कि रेक्टम में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, लार इंटेस्टाइन यानी बड़ी आँत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, और इधर ये ओसोफेगस में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, और बाकी सभी जगह कुछ न कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को अवशोषित करते हैं, या एंजाइम से पचाते हैं, या फिर भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, जहाँ कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। The swallowed food moved downwards in alimentary canal because the contraction of muscles in the
वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब क्यों होता है कि जो हम खाना खाते हैं, निगलते हैं, सैलोड फूड, सैलो मतलब होता है निगलना, वो डाउनवर्ड जाता है यानी नीचे की ओर जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल जो वो पाए नलिका होती है जिससे भोजन एक बहुत लंबी सफर तय करने के बाद निकल जाता है, तो पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इंग्लिश में, जिसको खाद्य नली भी आप कह सकते हैं। तो उससे जो भोजन डाउनवर्ड क्यों जाता है, तो डाउनवर्ड इसलिए जाता है कि जब हम भोजन खाते हैं, अंदर लेते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी संकुचन होता है, उसमें जो मसल्स होता है उसमें संकुचन होता है, और वो उस संकुचन के कारण भोजन को अंदर की ओर वो ढकेलते रहता है। इस प्रकार से वो भोजन अमाशय में आता है, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम से होते हुए गुदा मार्ग से बाहर निकलता है। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फूड को पाचन में और उसको उत्सर्जन में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भोजन हम निकलते हैं डाउनवर्ड इसलिए जाता है क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो पूरा फूड पाइप होता है, ग्रास जो वो खाद्य नली होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन के संकुचन के कारण वो डाउनवर्ड जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो जो एसिड प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है स्टोमक में, वो क्या करता है? तो एसिड जो हमारे स्टोमक में होता है वो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे स्टोमक खाने के साथ जो हमारे अंदर चले जाते हैं, उनको मारने का काम करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ओमीबा हेल्प्स इन ingest food, however the finger like outgrowth of human intestine help। मतलब जो अमीबा में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फूड के को इंजेस्ट करने में मदद करता है। इंजेस्ट करना मतलब ग्रहण करना। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो अमीबा बनाता है, जिसको स्यूडोपोडियम कहते हैं, ये भोजन को इंजेस्ट करने में यानी ग्रहण करने में मदद करता है। लेकिन जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो आंत में जो ये स्ट्रक्चर होता है जिसको विली कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, वो क्या करता है, वो भोजन को अवशोषित करता है। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिला मिला होता है। तो जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, ये कोशिकाएं उसे अवशोषित करती हैं। इसके बारे में और बताएंगे हम आपको। तो फिलहाल इतना ध्यान रखें कि जो विली होता है इंटेस्टाइन में, जो वो अंगुली टाइप का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भोजन के अवशोषण में मदद करता है, यानी कि ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ भोजन है, उसके ऑब्जर्वेशन में यानी उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उनको ग्रहण करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विली। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि विली जो इंटेस्टाइन में होता है, जो छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांश में होता है, तो वो क्या करता है, वो एक थीन वॉल होता है। ये बात भी सही है कि वो एक थीन वॉल होता है, यानी एक दीवार, पतला सा दीवार होता है। दे हैव नेटवर्क ऑफ थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस। ये बात भी सही है। वो एक पूरा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का, ब्लड की कोशिकाएं एक दूसरे से मिली होती हैं, जो पूरे शरीर में उस न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को वहां से ग्रहण करके पहुंचाने का काम करती है। तो ये पूरा नेटवर्क वहां से जुड़ा होता है। दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन इजिली पास। ये गलत है, उसमें कोई भी छिद्र या रंध्र नहीं होता है जिससे भोजन पास हो, आसानी से पास हो जाए। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विली कहते हैं। देखिए ये विली है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अगर ये सतह प्लेन रहता है, यहाँ कोई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये सतह की जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। लेकिन ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और भोजन का अवशोषण, न्यूट्रिएंट का अवशोषण जो है, पोषक तत्वों का अवशोषण है, वो ज़्यादा होता है इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के कारण। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1, 2 और 4। ये नहीं होगा, ये यहाँ से भोजन पास नहीं कर सकता है, इसमें कोई भी रंध्र नहीं होते हैं। द फॉल्स फीट ऑफ ओमीबा आर यूज्ड फॉर। जैसा कि पहले भी हम लोग आप थोड़ा सा बता चुके हैं कि ओमीबा का ये जो फॉल्स फीट होता है, जिसको फॉल्स फीट कहते हैं, स्यूडोपोडियम का भी कहते हैं,
जो कृत्रिम पाँव जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि अमीबा का कोई कुछ होता नहीं है, पाँव-पैर, हाथ-पैर कुछ नहीं होता है। वो अपने स्ट्रक्चर को किसी तरह भी बना लेता है, तो जब वो भोजन को देखता है, तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको कृत्रिम पाँव कहते हैं, स्यूडोपोडियम कहते हैं, और फूड पार्टिकल्स जो है भोजन के कण हैं, इस तरह से वो अपने अंदर ले लेता है और उस तरह से पाचन होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अमीबा का काम होता है। तो फॉल्स फीट क्या करता है? 2 काम करता है, एक तो कैप्चर ऑफ फूड और मूवमेंट। वो भोजन आगे बढ़ने में मदद करता है, मतलब कि ये फॉल्स फीट बढ़ाकर ये भोजन की ओर बढ़ने का भी, यानी मूवमेंट में भी ये काम करता है, ये फॉल्स फीट यानी सूडोपोडियम। ठीक? तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा कैप्चर द फूड, यानी फूड को पकड़ने में और मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन दिस सेलिवा कन्वर्ट्स, जो एंजाइम सेलिवा में होता है, वो कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है? तो वो स्टार्च को सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम आप लोग को शुरू में ही बता रहे थे कि सेलिवा जो है, लार जो है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में, जिसको सिंपल शुगर भी आप कह सकते हैं, उसमें परिवर्तित कर देता है। और अगला है कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूडिमेंट्स व्हिच इज। तो रूडिमेंट्स उन जानवर्स को कहते हैं जो भोजन को पहले निगल जाते हैं और बाद में चबाते हैं। आपने गाय को देखा होगा कि गाय भोजन को चबाती नहीं है, पहले उसकी निगल लेती है, और जब वो पूरा निगल लेती है, भोजन खत्म हो जाता है, तो बाद में वही उसे चबाते रहती है, जिसको हम कहते हैं जुगाली करना कहते हैं। ठीक? तो ऐसे जानवरों को रूडिमेंट कहते हैं। तो कर्ड क्या होता है? ये रूडिमेंट्स का ही एक एक तरह का आंत होता है। जैसे आप रूडिमेंट्स है ये, आप इसे देख सकते हैं कि गाय पहले निगलती है, यानी स्वेलो करती है, और ये यहाँ जाकर रूमेन में आता है, जिसको सॉरी, रूमिनेंट होगा, रूडिमेंट नहीं होगा, रूमिनेंट में जाता है। तो ये रूमेन होता है, तो ये एक तरह का आंत होता है, जिसको प्राथमिक आंत भी आप बोल सकते हैं हिंदी में। ऐसे हिंदी में तो रूमेन को रूमेन ही कहा जाता है। तो रूमेन में पहले जाता है, यानी ये निगलते हैं और ये रूमेन में जाता है, और जब भोजन खत्म हो जाता है इनका, तब ये रूमेन से खाना लाकर इधर से फिर से वो इसे गाली करते हैं, जुगाली करते हैं, और फिर इस पाचन का प्रक्रिया दोबारा होता है। यहाँ पहले थोड़ा-सा पाचन होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स के कारण, और फिर यहाँ जुगाली करके उन छोटे-छोटे कणों को बहुत देर तक जुगाली करने के बाद ये अंदर इसको पचाते हैं, और ये एक्सट्रैक्शन होता है इस तरह से। तो ये प्रक्रिया होती है इन जीवों में विभिन्न तरह का पाचन प्रक्रिया होती है। तो ये इस प्रकार के रूमिनेंट जो जीव कहलाते हैं, उनमें ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो जमा होता है भोजन, उसे हम कर्ड कहते हैं। जो ये भोजन ये लेते हैं और यहाँ पे जमा करते हैं, उसे हम कर्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कर्ड इज नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स व्हिच इज swallowed एंड पार्शली डाइजेस्टेड, जो निगला जाता है और उसको पार्शली मतलब पूरे आंशिक रूप से पचाया जाता है, उसे कर्ड कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, रूमिनेंट्स उन पशुओं को कहते हैं जो जुगाली करते हैं। तो जुगाली क्यों करते हैं? तो जुगाली करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होती है, जैसे ये क्रम दिया हुआ है, उसी को समझना है। तो पहले होता है स्वेलोइंग। स्वेलोइंग मतलब होता है कि इसको निगलना, और उसके बाद क्या होता है? पार्सल डाइजेशन, यानी आधा आंशिक पाचन करना। तो जब स्वेलिंग करने के बाद इसमें र्यूमेन में जाता है, यह आंशिक पाचन होता है, यानी भोजन को यहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं जो थोड़ा-सा पचा देते हैं, थोड़ा उनको और पचाने लायक बना देते हैं, और उसके बाद होता है च्यूइंग। इसके बाद च्यूइंग मतलब उसको चबाना। अब यहाँ से फिर भोजन इधर आता है और जुगाली करती है, और उसके बाद होता है कंप्लीट डाइजेशन। तो हमारा उत्तर जो होगा वो यही होगा। स्वेलोइंग होता है निगलना, फिर पार्सल डाइजेशन आंशिक पाचन, उसके बाद चबाना, उसके बाद पूर्ण पाचन होता है। तो ये प्रक्रिया है रूमिनेंट्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंस आर
good sources of roughage in the human beings because सेल्यूलोज जो होता है वो रफेज का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ह्यूमन बीइंग में। और वो क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि ह्यूमन में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का कोई एंजाइम नहीं होता है। लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि भोजन को जो नहीं पचे हुए भोजन हैं, उनको साथ ले जाने में सेल्यूलोज है जो रफ़ेज होता है, वो बहुत मदद करता है। भले ही उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हमारे शरीर को ज़रूरत हो, लेकिन भोजन को बाहर निकालने में उसका बहुत योगदान होता है। लेकिन मानव शरीर जो होता है या फिर मानव की तरह और भी जंतु हैं, उनमें सेल्यूलोज को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है। वो बस अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन जो गाय होती हैं, घोड़े होते हैं, खरगोश होते हैं, उनमें भोजन को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, उनमें कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो उस सेल्यूलोज को पचा देते हैं। तो यहाँ ये बात आपको समझना है। तो इस तरह से हमारे ये सारे स्लाइड्स खत्म हुए और हमारा चैप्टर 2 खत्म हुआ। तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सभी भाषाओं में धन्यवाद। मिलेंगे हम चैप्टर 3 में कल 10 बजे। चलिए।